हेलो एवरीवन, आज हम अपने पीएसएम के लेक्चर 31 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल एंड परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सबसे पहले बात करते हैं फिजियोलॉजिकल मेथड्स की। इसे हम नेचुरल मेथड्स भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहला आता है रिदम मेथड और कैलेंडर मेथड। इसमें हम ट्रैक करते हैं फर्टाइल डेज को टू अवॉइड द सेक्शुअल इंटरकोर्स ऑन दोज डेज विच हैज़ अ हाई फेलियर रेट। ठीक है, इस मेथड में हम फर्टाइल डेज को ट्रैक करते हैं और उन दिनों में हम सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो, लेकिन इसका फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल पीरियड। अगर शॉर्टेस्ट साइकिल है तो उसमें 18 डेज से फर्स्ट डे ऑफ द फर्टाइल पीरियड, और अगर लॉन्गेस्ट साइकिल है तो उसमें 10 डेज के बाद लास्ट डे ऑफ द फर्टाइल पीरियड। ठीक है, मोस्ट फर्टाइल की बात करें तो 3 to 4 डेज प्रायर टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब होता है? 14th डे पे नॉर्मली, तो उससे 3 से 4 दिन पहले सबसे ज़्यादा मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है। और वायबिलिटी की बात करें ओवा की, कितनी होती है? 12 to 24 आवर्स। तो हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को कब अवॉइड करना है? ऑन दी 8th to 22nd डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 8th से लेकर 22nd डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल तक हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। ठीक, तो ये चार्ट दिया गया है पूरा। सबसे मोस्ट फर्टाइल पीरियड क्या होता है? 80% यही है, मतलब 3 to 4 डेज प्रायर टू ओव्यूलेशन। और वायबिलिटी की बात करें ओवा की, कितनी होती है? 12 to 14 आवर्स। और ये सेमी फर्टाइल एरियाज़ हैं और ये इनफर्टाइल एरियाज़ हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर दूसरा है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, बीबीटी। जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है फीमेल का, वो राइज करता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। और कितना राइज करता है? 0.3 से 0.5 डिग्री। और इसका कॉज क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, कॉज क्या होता है इसका? प्रोजेस्ट्रॉन। तो अगर बॉडी टेम्परेचर राइज करता है तो हमें इस टाइम पीरियड में सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना है। ठीक है, तो हम इससे भी पता लगा सकते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर से। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर है फीमेल का, और जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद ये टेम्परेचर राइज कर गया 0.3 से 0.5, और फिर राइज ही है। ठीक है, ड्यू टू प्रोजेस्ट्रॉन। फिर तीसरा मेथड है ओव्यूलेशन मेथड या सर्वाइकल म्यूकस मेथड। ठीक है, ओव्यूलेशन मेथड या सर्वाइकल म्यूकस मेथड, इसको हम बिलिंग्स मेथड भी बोलते हैं। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो कैसा हो जाता है? ओपेक हो जाता है, थिक हो जाता है और स्टिकी हो जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के बाद जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो ओपेक, थिक और स्टिकी हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं ड्राई डेज। और इस पीरियड में हम इंटरकोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड वी कैन हैव इंटरकोर्स। बट ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन अगर हम बात करें तो जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो स्लिपरी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और वाटरी होता है। ठीक है, स्लिपरी, ट्रांसपेरेंट और वाटरी ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। और इसके अपीयरेंस की अगर बात करें तो अपीयरेंस कैसा होता है? रॉ एग वाइट अपीयरेंस। इस पर एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, कि ओव्यूलेशन के दौरान जो सर्वाइकल म्यूकस है उसका अपीयरेंस कैसा होता है? रॉ एग वाइट अपीयरेंस। इसका मतलब क्या है कि पीक ऑफ द ओव्यूलेशन है, और इस टाइम पीरियड में हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये ओव्यूलेशन मेथड हो गया। अब अगला मेथड है सिम्प्टोथर्मिक मेथड। सिम्प्टोथर्मिक मेथड, ये मेथड कॉम्बिनेशन होता है किसका? कैलेंडर मेथड का, और बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड का, और सर्वाइकल मेथड का। यानी तीनों मेथड का कॉम्बिनेशन होता है, और इट रिलाइज ऑन 2 टेक्निक्स इंस्टेड ऑफ 1। ठीक है, फिर अगला है क्वाइटस इंटरप्टस मेथड। क्वाइटस इंटरप्टस क्या है? विथड्रॉल ऑफ द पेनिस फ्रॉम द क्वाइटस बिफोर इजैकुलेशन ऑफ द सीमन। मतलब सीमन के इजैकुलेट होने से पहले अगर मेल पार्टनर अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है वेजाइना से तो उसको बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्ट मेथड। ठीक है, और प्री सीमन सिक्रीशंस कैन कंटेन द स्मॉल लेवल ऑफ स्पर्म विच हैज़ अ हाई फेलियर रेट। लेकिन इसका जो फेलियर रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि सीमेंस का स्मॉल लेवल ऑफ स्पर्म जो होता है वो सिक्रेट हो ही जाता है जिस। ठीक है, फिर अगला है एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस मतलब होता है इफ़ मेंटेन थ्रू आउट 100% इफेक्टिव। मतलब कि जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है उस टाइम पर हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, स्टेरिलाइजेशन मेथड की बात करते हैं। स्टेरिलाइजेशन मेथड जो होता है वो कैसा मेथड है? परमानेंट मेथड होता है। ठीक है, परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, और टेक्निक यूज्ड फॉर लिमिटिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को लिमिट करने का ये मेथड होता है। और अगर हम बात करें फीमेल स्टेरिलाइजेशन की, तो जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन होता है वो 85% होता है ऑफ ऑल दी स्टेरिलाइजेशन इन द इंडिया, और मेल स्टेरिलाइजेशन 10 to 15% होता है ऑफ ऑल दी स्टेरिलाइजेशन इन द इंडिया। ठीक है,
अब अगर बात करें जो मेल स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होती है वैसेक्टॉमी, ये सिंपलर होती है, सेफ़र होती है और चीपर होती है देन द फीमेल स्टेरिलाइजेशन, और ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर्म होती है, और इसका जो फेलियर रेट होता है वो भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन मेथड, ये याद रखना परमानेंट मेथड होता है फैमिली प्लानिंग का। अब पहले एक पढ़ते हैं मेल स्टेरिलाइजेशन की, इसे हम वैसेक्टॉमी बोलते हैं। ठीक है, और मोस्ट कॉमन कॉज क्या है फेलियर ऑफ वैसेक्टॉमी का? मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ वास्ट डिफरेंस, मतलब वास्ट डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो जाए तो ये सबसे बड़ा कॉज होता है फेलियर का। और फेलियर रेट कितना होता है इसका? 0.15 पर 100 ईयर्स। इसके प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो मिनिमम 1 सेंटीमीटर ऑफ दी वास्ट डिफरेंस को हम रिमूव करते हैं, और इसके एंड्स को हम क्या करते हैं? लाइगेट कर देते हैं, मतलब यहाँ से टाई अप कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट ना हो पाए। ठीक है, अब पोस्ट वैसेक्टॉमी एडवाइस क्या क्या होती है मेल्स के लिए? मेल इज़ नॉट इमीडिएटली स्टराइल, मतलब स्टेरिलाइजेशन के तुरंत बाद जो है इमीडिएटली मेल स्टराइल नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लो उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है तो वो बैरियर मेथड को यूज़ करेगा, या फिर एब्सटिनेंस फॉर 3 मंथ्स। एटलीस्ट 20 इजैकुलेशंस फ्री होने चाहिए, और शुड नॉट लिफ्ट एनी हैवी वेट। ठीक है, जब किसी मेल को स्टेरलाइज किया जाता है तो वो इमिडिएटली स्टेरलाइज नहीं होता है, और उससे हम एडवाइस ये देते हैं कि वो कम से कम 3 महीने तक बैरियर मेथड या एब्सटिनेंस मेथड का यूज़ करें, और एटलीस्ट 20 इजैकुलेशंस को वो फ्री करे। ठीक है, और कोई भी हैवी वेट को लिफ्ट ना करे। तो ये एडवाइसेस होती हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं? कि मेल जो है मैरिड होना चाहिए। ठीक है, और उसकी एज लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, और उसका एटलीस्ट 1 चाइल्ड होना चाहिए जिसकी एज मोर देन 1 ईयर्स ऑफ एज हो, और नो पास्ट हिस्ट्री ऑफ द स्टेरिलाइजेशन और सेल्फ स्पाउस। ठीक है, और साउंड माइंड, मतलब अपने पूरे होशो हवास में वो करना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक, फिर आगे बात करते हैं। अगर कोई मेंटली इल पर्सन है तो वो सर्टिफाइड होना चाहिए बाय द साइकेट्रिस्ट, और स्टेटमेंट ऑन साउंडनेस ऑफ माइंड बाय द लीगल गार्जियन और स्पाउस। तो अब अगर मेंटली इल पर्सन के केस में जो साउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब उसकी गारंटी कौन देगा? उसके लीगल गार्जियन। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ वैसेक्टॉमी की बात करें तो कन्वेंशनल वैसेक्टॉमी कौन करता है? बाय द ट्रेंड एमबीबीएस डॉक्टर। कौन करता है? बाय द ट्रेंड एमबीबीएस डॉक्टर। और नो स्केलेपल, ये कन्वेंशनल हो गया, और नो स्केलेपल वैसेक्टॉमी NSV बाय द ट्रेंड एमबीबीएस डॉक्टर, उसका सबसे लीस्ट फेलियर रेट होता है नो स्केलेपल वैसेक्टॉमी का। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? पहला है ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। ऑपरेशन के दौरान क्या होता है? पेन हो सकता है, और स्क्रॉटल हेमेटोमा हो सकता है, ये 3% केसेस में होता है, और रिजॉल्व हो जाता है विद द एंटीबायोटिक्स। और क्या होता है? लोकल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, फिर अगला है स्पर्म ग्रैन्यूल्स। स्पर्म ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं सीन 10 to 14 डेज पोस्ट वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी के 10 to 14 डेज के बाद जो है स्पर्म ग्रैन्यूल्स देखने को मिल सकते हैं, और ये कॉमन और ट्रबलसम हो सकता है। हार्ड मास होता है, और इसका डायमीटर कितना होता है? 7 मिलीमीटर। ठीक है, और ये सेल्फ रिजॉल्व, मतलब खुद से ठीक हो जाता है। कैन कॉज री एनेस्टमोसिस ऑफ द वास्ट डिफरेंस। जो स्पर्म ग्रैन्यूल्स होते हैं वो वास्ट डिफरेंस के री एनेस्टमोसिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स टू दी स्पर्म्स, और री एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ वाया ब्लॉक्ड वास्ट डिफरेंस। ठीक है, मतलब स्पर्मेटोजोआ का री एब्जॉर्प्शन हो सकता है वाया वास्ट डिफरेंस, और फॉर्मेशन हो सकती है एंटीबॉडीज़ की। और क्या हो सकता है साइकोलॉजिकल में? लॉस ऑफ सेक्सुअल वाइगर, मतलब सेक्सुअल जो इंटरकोर्स करने की जो इच्छा है, डिज़ायर है, वो ख़त्म हो जाती है। और स्पॉन्टेनियस रीकैनलाइजेशन 0.06%। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा बात करते हैं फीमेल स्टेरिलाइजेशन की, इसे हम ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। और जनरल बात करें तो ये मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि इंडिया में यूज़ किया जाता है। और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्या होता है? कि फ़ीमेल मैरिड होनी चाहिए, और उसकी एज 22 to 49 ईयर्स ऑफ एज के बीच में होनी चाहिए, और उसका एटलीस्ट 1 चाइल्ड होना चाहिए जिसकी एज मोर देन 1 ईयर ऑफ एज है। ठीक है, और उसमें कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए स्टेरिलाइजेशन की ऑफ सेल्फ और स्पाउस, और ये साउंड माइंड होनी चाहिए, मतलब अपने को होशो आवास में। ठीक है, और अगर मेंटली इल है तो सर्टिफाइड बाय साइकेट्रिस्ट, तब उस केस में हम किससे लेते हैं? लीगल गार्जियन या स्पाउस से उसका स्टेटमेंट लेते हैं। और मेथड्स की बात करें
तो मिनी लैप बाय द ट्रेंड एमबीबीएस डॉक्टर, मिनी लैप बाय द ट्रेंड एमबीबीएस डॉक्टर। और लेप्रोस्कोपिक स्टेलाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें डीजीओ या फिर एमडी ऑप्शन गाइनी और एमएस सर्जरी करते हैं, ठीक है। अगर मिनी लैप करना है तो उसमें ट्रेंड एमबीबीएस डॉक्टर कर सकता है, और अगर लेप्रोस्कोपिक स्टेलाइजेशन करना है तो उसे डीजीओ कर सकता है, या फिर एमडी ऑप्शन गाइनी कर सकते हैं, या फिर एमएस सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है पोस्ट ट्यूबेक्टॉमी फॉलोअप, मतलब क्या क्या एडवाइस देते हैं हम पेशेंट फीमेल को। लेडी हेल्थ विजिटर यानी पीएचसी पे 7 to 10 days फॉलो अप आफ्टर द ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी के बाद हम उसे कहते हैं कि 7 to 10 days फॉलो अप करने के लिए, और 12 to 18 months पोस्ट ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। तो अब हम टाइमिंग ऑफ स्टरलाइजेशन की बात करें तो पहला है इंटरवल स्टरलाइजेशन। इंटरवल स्टरलाइजेशन कब होता है? विद इन 7 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी फॉलिकुलर फेज में। फिर दूसरा है पोस्ट पार्टम स्टरलाइजेशन, ये कब होता है? और इसे आफ्टर दी 24 hours विद इन 7 days ऑफ द डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी के 7 days के अंदर और आफ्टर दी 24 hours, ठीक है। और ये सबसे मोस्ट रिसेप्टिव होता है। और यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? ट्यूब्स आर एडेमेटस फर्स्ट वीक में, और जिससे कि इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। और तीसरा क्या है? स्टेरिलाइजेशन विद द एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये कैसा कॉन्करेंटली होता है, ठीक है, मूव पैरेलल विद द टाइम। फिर चौथा है स्टेरिलाइजेशन फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, परफॉर्म्ड ओनली इफ द क्लाइंट फुलफिल्स ऑल द मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी अगर एबॉर्शन के बाद अगर हम स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं तो ये हम तब करते हैं जब क्लाइंट कुछ मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये टाइमिंग्स हैं डिफरेंट स्टेरिलाइजेशन की। फिर आप बात करते हैं हल्का क्लिप्स की। हल्का क्लिप्स क्या होते हैं? नॉन सर्जिकल मेथड ऑफ द स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। ये नॉन सर्जिकल मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं? ट्यूबल ऑक्लूजन अचीव्ड बाय प्लेसिंग अ स्प्रिंग क्लिप प्लास्टिक और गोल्ड प्लेटेड अक्रॉस द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब को स्प्रिंग या क्लिप से उसको ऑक्लूड कर देते हैं, मतलब ब्लॉक कर देते हैं उसके पैसेज को। और क्या होता है यहाँ पर? फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू अराउंड इट, जिससे ट्यूब क्या हो जाती है? ब्लॉक, और पास जो पैसेज होता है ओवा का वो स्टॉप हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना हल्का क्लिप्स क्या होते हैं? नॉन सर्जिकल मेथड होते हैं स्टेरिलाइजेशन के। और यहाँ पर हम फैलोपियन ट्यूब को ऑक्लूड कर देते हैं बाय प्लेसिंग द स्प्रिंग क्लिप, और ये प्लास्टिक के बने हो सकते हैं या गोल्ड प्लेटेड हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मेशन होता है फाइब्रस टिश्यूज़ का, जिससे ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। फिर अगला है एश्योर। एश्योर जो होता है वो मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या है इसका? ये भी नॉन सर्जिकल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, और परमानेंट स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर फॉर वोमेन इन द यूएसए। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो माइक्रो इंसर्ट प्लेस्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब बाय द कैथेटर पास्ड फ्रॉम द वजाइना थ्रू द सर्विक्स एंड यूट्रस। मतलब हम सबसे पहले क्या करते हैं? कैथेटर को पास करते हैं वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस के थ्रू, कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में, और इस माइक्रो इंसर्ट को वहीं पर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वंस जब वो अपने प्लेस पर पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तब ये डिवाइस जो होता है वो क्या करता है? एलिसिट करता है टिश्यू ग्रोथ की, मतलब टिश्यू की ग्रोथ करवाता है, एक तरह स्कार फॉर्मेशन करता है इन एंड अराउंड द माइक्रो इंसर्ट टू फॉर्म ओवर द पीरियड ऑफ 3 months, मतलब 3 months तक ग्रोथ करवाता है। उसके बाद क्या होता है? ऑक्लूजन या ब्लॉकेज हो जाता है फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ये टिश्यू बैरियर बन जाता है यहाँ पर, और ये टिश्यू बैरियर जो है प्रिवेंट करता है स्पर्म को फ्रॉम रीचिंग द एग, ठीक है। और ये ऑक्लूजन कैसे कन्फर्म होता है? बाय द हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राम, हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राम। और नो जर्नल एनेस्थेटिक और नॉर इंसीजन थ्रू द एब्डोमेन रिक्वायर्ड, और यहाँ पर कोई इंसीजन या एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो याद रखना माइक्रो इंसर्ट को हम प्लेस करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और ये एलिसिट करता है टिश्यू ग्रोथ की या स्कारिंग की, जिससे क्या होता है? ऑक्लूजन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और ये एक तरह का बैरियर का काम करता है और स्पर्म को एग से मिलने से रोकता है, ठीक है। और ये इसका प्रोसीजर दिया गया है, ये कैथेटर के थ्रू हम प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में इस डिवाइस को। फिर ये टिश्यू ग्रोथ करवा रहा है यहाँ पर, और उसके बाद क्या हो रहा है? स्कार फॉर्म अराउंड द इम्प्लांट्स एंड ब्लॉक द फैलोपियन ट्यूब। फिर यहाँ से ओवा और स्पर्म का जो है मीट नहीं हो पा रहा है, एक तरह से ये बैरियर का काम कर रहा है। और इसकी अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें, इफेक्टिवनेस कितनी होती है? 99.8% इफेक्टिव, यानी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवनेस होती है बेस्ड ऑन दी 4 years ऑफ फॉलो अप। डिसएडवांटेज की बात करें तो माइक्रो इंसर्ट डू नॉट प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ STI,
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये STI को प्रिवेंट नहीं करता है। और क्या करवाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी करवा देता है, एक्सपल्शन करवा देता है और परफोरेशन करवा देता है यूट्रस में। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। अब फेलियर रेट की बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, तो मेल कॉन्डोम्स ये है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। और तो फेलियर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें तो इधर है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और इधर है फेलियर रेट पर 100 वोमेन ईयर्स ऑफ एक्सपोजर। तो मेल कॉन्डोम्स की बात करें तो मेल कॉन्डोम्स कितना होता है 2 to 14 पर 100 वोमेन ईयर्स, और फीमेल कॉन्डोम्स का कितना होता है 5 to 21 पर 100 वोमेन ईयर्स। और डायफ्राम और डच कैप विद स्पर्मिसाइड का कितना होता है 6 to 12 पर 100 वोमेन ईयर्स। और टुडे यानी वेजाइनल स्पंज का कितना होता है 20 to 40 पैरस वोमेन में, और 9 to 20 नली पैरस वोमेन, मतलब इसका अभी एक भी बेबी नहीं हुआ हो, पर 100 वोमेन ईयर्स। और लिपीज लुको कितना होता है 3 पर 100 वोमेन ईयर्स। और कॉपर टी और 380 ए का कितना होता है 0.5 to 0.8 पर 100 वोमेन ईयर्स। और LNG-20 और मायरिना जो कि थर्ड जनरेशन आईओडीज होते हैं, इनका सबसे लीस्ट फेलियर रेट होता है ऑफ ऑल आईओडीज। और कितना होता है फेलियर रेट 0.2 पर 100 वोमेन ईयर्स। और प्रोजेस्टासाइड की बात करें जो कि थर्ड जनरेशन आईओडीज होते हैं, इसका फेलियर रेट कितना होता है 1.3 से 1.6 पर 100 वोमेन ईयर्स। और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें तो इसका कितना होता है 0.1 से 0.5 पर 100 वोमेन ईयर्स। फिर DMPA और अंतरा की बात करें तो इसका फेलियर रेट कितना होता है 0.3 पर 100 वोमेन ईयर्स। और नेट एन की बात करें तो इसका फेलियर रेट कितना होता है 0.4 पर 100 वोमेन ईयर्स। नॉर प्लांट की बात करें इसका कितना होता है 1 to 6 फेलियर रेट, ठीक है, पर 100 वोमेन ईयर्स। और सेंट क्रोमेन या छाया की बात करें इसका फेलियर रेट कितना होता है 1.8 से 2.8 पर 100 वोमेन ईयर्स। और रिदम और सेफ पीरियड का कितना होता है 24 पर 100 वोमेन ईयर्स। और क्वाइटस इंटरप्टस का कितना होता है 18 पर 100 वोमेन ईयर्स। और स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो कितना होता है 0.1 से 0.2 पर 100 वोमेन ईयर्स। ठीक है, ये है फेलियर रेट। फिर आगे बात करते हैं कुछ अदर न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें तो ड्रॉसपायरेनोन की बात करें जो कि न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होते हैं, इसमें आते हैं न्यू प्रोजेस्टिन अवेलेबल इन द इंडिया, और ये एनालॉग होते हैं स्पायरेनोलैक्टोन के। ठीक है, और ये इंक्रीज़ करते हैं पोटेशियम के लेवल को। ठीक है, और इसका जो इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट कैसा होता है एंटी ओव्यूलेटरी और एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट होता है। और ट्रेड नेम क्या है यास्मिन एंड तराना। दूसरा है प्रोजेस्ट्रॉन ऑनली पिल यानी POP, इसे हम इजी पिल भी बोलते हैं। और इसमें प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है, कौन सा फॉर्म होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रल, कितना होता है 75 माइक्रोग्राम। ठीक है, और क्या होता है ऑर्गेनॉन या सेराजेट, इसमें ये भी एक तरह का प्रोजेस्ट्रॉन ऑनली पिल है और इसमें 75 माइक्रोग्राम डेसोजेस्ट्रल होता है। फिर अगला है साइक्लोफेम। साइक्लोफेम जो होता है वो कंबाइंड इंजेक्टेबल होता है, DMPA 25 मिलीग्राम प्लस एस्ट्राडायोल साइपियोनेट्स 5 मिलीग्राम। फिर लास्ट है मेसीग्राया, ये नेट एन 50 मिलीग्राम प्लस एस्ट्राडायोल वेलोरेट 5 मिलीग्राम होता है। ठीक है, और ये इंजेक्टेबल होता है। तो ये कुछ न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। फिर आगे बात करते हैं कुछ MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला MCQ है अ 26-year-old फीमेल प्रेजेंट टू द क्लिनिक with concerns about her menstrual cycle. She reports regular menstrual cycle lasting 28 to 30 days. On further inquiry, she mentions that she is trying to conceive and has been monitoring her basal body temperature for past few months. She notices a slight rise in her basal body temperature around the middle of her cycle. What is the typical rise in the body temperature, basal body temperature during the ovulation? तो जैसा कि हमें पता है कि ओव्यूलेशन के दौरान जो है बॉडी टेम्परेचर जो है राइज़ करता है, और कितना राइज़ करता है 0.3 से 0.5 डिग्री। और इसका कॉज क्या होता है ड्यू टू प्रोजेस्ट्रॉन लेवल, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन लेवल का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर अगला है द टूल शोन इन द इमेज इज़ यूज्ड इन अ स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर, व्हाट इज़ इट्स इफेक्टिवनेस, इसकी इफेक्टिवनेस क्या है। जैसा कि हमें पता है ये एश्योर है, और ये एक तरह का नॉन सर्जिकल मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का, और वुमेन में ये परमानेंट मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का USA में। अब इसका जो इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस कितनी होती है 99.80%, और फॉलोअप कितना होता है 4 ईयर्स। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा D। फिर लास्ट क्वेश्चन 35-year-old वुमेन प्रेजेंट टू द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फॉर स्टेरिलाइजेशन, शी इज़ मैरिड, हैज़ 2 children aged 5 and 7 years, and has never undergone sterilization herself or her spouse.
शी एक्सप्रेस हर डिज़ायर टू अंडरगो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर फीमेल स्टेलाइजेशन। यानी ट्यूबेक्टोमी का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। तो इसमें क्या है, मैरिड और एवर मैरिड, ये तो होता है। एज इज़ बिटवीन 22 to 49 ईयर्स, ये भी होता है। और एज ऑफ एटलीस्ट वन चाइल्ड ऑफ मोर देन 6 मंथ, ये गलत है। 6 मंथ नहीं होता, बल्कि कितना होता है, 1 ईयर। ठीक है। और नो हिस्ट्री ऑफ स्टेलाइजेशन ऑफ सेल्फ और स्पाउस, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।